स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने शाहजहाँ के बारे में डिस्कस किया था। क्वेश्चंस किए सारे अच्छे से, फैक्ट्स आपको बताए भी गए और आपसे चीज़ें डिस्कस भी की थी। उस चैप्टर की पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ से आप पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड कर लें और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसे भी अवश्य ज्वाइन कर लें, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे जो महान मुगल माने जाते हैं उनमें से अंतिम बादशाह जो हुआ औरंगजेब, उसके ऊपर। तो देखिए आज हम बात करेंगे औरंगजेब की। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। कथन दिया गया है ए, मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। कारण आर है, ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया। निम्न में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं ए, दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है, दोनों ए और आर सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सत्य है और आर असत्य है। ऑप्शन डी दिया गया है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो देखिए कथनों को एक एक करके पुनः देखते हैं। पहला कथन ए क्या है, मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। तो ये कथन आपका बिल्कुल सत्य कथन है। कारण आर क्या दिया गया है, ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया। तो यह आपका गलत कथन है। हमने कल ही आपको बताया था कि उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होता है शाहजहां के चारों बेटों में और अंत में औरंगजेब बादशाह बनता है। तो यहाँ पर क्या है, आपका कथन ए तो सही है लेकिन उसका कारण आर गलत है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पर वैसे हमने आपको थोड़ा बहुत कल बताया भी था उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ मुगल शहजादों के बीच में, उसके बारे में। यहाँ पर अब हम आपको डिटेल से उसके बारे में बता देते हैं, उत्तराधिकार संघर्ष के बारे में। तो देखिए बात करेंगे उत्तराधिकार संघर्ष की। या फिर आप कह सकते हैं कि कहानी की आखिर कैसे औरंगजेब जो है वो बादशाह बनता है। तो देखिए ये आपका 1658 से लेकर के 1659 तक आपके उत्तराधिकार का संघर्ष चलता है। होता क्या है कि जो शाहजहां था वो क्या करता है, तो देखिए शाहजहां दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। क्या करता है शाहजहां, दारा को उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। अब देखिए दारा शिकोह के बारे में कल हमने आपको बताया ही था कि बहुत ही सहिष्णु व्यक्ति था, हिंदू मुस्लिम एकता को मानता था। वहीं से जो है औरंगजेब बड़ा खफा होता है कि यार मुझे बादशाह नहीं बनाया गया। औरंगजेब को लगता था कि मैं सबसे काबिल हूँ। दारा शिकोह सबसे बड़ा था और सबसे बेहतरीन भी था, सभी चीज़ों में शिक्षित था, बादशाह बनने की सारी काबिलियत थी, इसलिए शाहजहाँ उसको बनाना चाहता था। फिर मुराद भी एक भाई था औरंगजेब का, वो चाहता था मैं बनूं। और एक इनका भाई हुआ करता था, कौन, तो देखिए एक भाई हुआ करता था शाह शुजा। वो भी समझता था कि मैं राजा बनना चाहिए हूँ, बादशाह बनना चाहिए हूँ। तो चारों में ही उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ होता है। सबसे पहले उत्तराधिकार होता है आपके कहाँ, किस किस में युद्ध, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे बहादुरपुर के युद्ध की। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है बहादुरपुर का युद्ध उत्तराधिकार के लिए। सबसे पहले बहादुरपुर का युद्ध होता है, इसके बारे में बात करते हैं। कब होता है, तो साहब ये होता है आपके 1658 में। किस किस के बीच में होता है ये इम्पोर्टेंट है। तो ये होता है आपके दारा शिकोह और शाह शुजा के बीच, इन दोनों के बीच में यह युद्ध होता है। अब यदि हम बात करें
तो इसमें जीत किसकी होती है? दारा शिकोह की जीत होती है। दारा शिकोह की सेना में कौन कौन थे? तो देखिए दारा शिकोह की सेना में होते हैं कौन? मिर्जा राजा जय सिंह। कौन था देखिए, तो यहाँ पर मिर्जा राजा जय सिंह दारा शिकोह का साथ देता है। और कौन था? और एक सुलेमान शिकोह करके व्यक्ति था। ये दोनों इसके मुख्य सेनापति थे। कौन था? सुलेमान शिकोह। दारा शिकोह के ये दो सेनापति होते हैं। फिर इसके बाद में आपका होता है धर्मत का युद्ध। दूसरा कौन सा युद्ध होता है? कल भी हमने आपको इसके बारे में बताया था, तो वो था आपका धर्मत का युद्ध। इसके बारे में यहाँ पर भी डिटेल से बात करते हैं। कब हुआ? तो देखिए ये भी वही आपके 1658 में होता है, क्योंकि पूरा उत्तराधिकार का संघर्ष 1658 और 59 में ही चला। किस किस के बीच में होता है? तो देखिए यह युद्ध होता है, एक तरफ तो अकेला दारा होता है, दूसरी तरफ आ जाता है औरंगजेब। और औरंगजेब किसे साथ में लेता है? औरंगजेब अपने एक और भाई किसको साथ में लेता है? देखिए यहाँ पर ये आपके दारा शिकोह वर्सेस औरंगजेब, और इसके साथ में आता है इसका भाई मुराद। मुराद को अपनी बातों में बरगला देता है औरंगजेब। अब जब यदि हम बात करें तो यहाँ पर कौन जीतता है? तो साहब यहाँ पर दारा शिकोह जो है वो हार जाता है, यानी कि औरंगजेब और मुराद जीत गए। जब औरंगजेब और मुराद जीत गए तो इस युद्ध में क्या होता है? इस युद्ध में जैसे ही युद्ध जीतता है तो मुराद शराब पी रहा होता है, या ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब उसे खूब सारी शराब पिलवाता है, और फिर बाद में अपने जो भी उसके सेनापति थे या सेना थी उसके सामने दिखाता है कि देखो ये तो शराब पीता रहता है, ये क्या बादशाह बनेगा, और उसे जो है गिरफ्तार करवा देता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर युद्ध के बाद, और इतनी शराब की फिर बाद में वो मर ही जाता है। युद्ध के बाद क्या होता है? मुराद को बंदी बना लिया गया। तो देखिए यहाँ पर औरंगजेब का रास्ता आप देखिए कैसे साफ हुआ कि एक तरफ दारा इससे हार चुका है, मुराद को इसने निपटा ही दिया, दो निपट गए। अब कौन बचता है? अब बचता है साहब आपके सामने कौन? शाह शुजा। फिर आगे युद्ध होता है। देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए इस साइड पर आ जाते हैं हम, दो युद्ध इधर, दो युद्ध दो इधर। अब इधर कौन सा होगा? तो इधर होता है खजुआ का युद्ध। कौन सा होता है? फिर उसके बाद में होता है साहब आपके खजुआ का युद्ध होता है। खजुआ का युद्ध होता है। कब होता है खजुआ का युद्ध? तो ये होता है आपके 1659 में। किस किस के बीच में होता है? ये युद्ध होता है औरंगजेब और शाह शुजा के बीच। किस किस के बीच? औरंगजेब और शुजा के बीच में ये युद्ध होता है। औरंगजेब इस युद्ध को जीत जाता है। तो यहाँ पर शुजा का भी पत्ता खत्म। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो ये शाह शुजा होता है औरंगजेब का भाई, ये अपनी जान बचाने के लिए म्यांमार भाग जाता है। शुजा म्यांमार भाग गया। फिर इसके बाद में आता है अंतिम दौराई का युद्ध। कहाँ का युद्ध? तो देखिए अंतिम युद्ध होता है संघर्ष का। किस किस के बीच? तो ये होता है आपकी पहली चीज दौराई का युद्ध। दौराई का युद्ध ये कब हुआ? तो ये भी आपका 1659 में होता है। और किस किस के बीच में? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। तो देखिए अंतिम युद्ध है इस संघर्ष का, होता है आपके
औरंगजेब वर्सेस दारा, और इस बार इसमें जीतता है औरंगजेब। औरंगजेब यहाँ पर जीत जाता है। दारा का गला काट करके ये आगरा में शाहजहां को भी भिजवाता है, एक गिफ्ट के तौर पर उसके सामने पेश कर देता है कि अब तुम जिसको बनाना चाहते थे वो मैंने सब मार दी हैं, अब मैं ही बचा हूँ और मैं ही यहाँ का बादशाह बनूंगा। और इसके बाद शाहजहां को ये नज़रबंद कर देता है। क्या होता है इसके बाद? शाहजहां को नज़रबंद कर देता है आगरा के लाल किले में, जहाँ से शाहजहां जो है 1666 में उसकी मृत्यु होती है। शाहजहां को नज़रबंद, 1666 में मृत्यु हो जाती है। ताजमहल को डेली वो निहारते रहता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब का देखिए फिर 2 बार आप कह सकते हैं कि औरंगजेब का 2 बार राज्य अभिषेक होता है। एक बार तो आगरा में होता है, जब वो पूरे इसको जीतता है, सभी को हरा देता है, तो आगरा में 1659 में होता है। और फिर एक बार 1660 में दिल्ली में भी उसका राज्य अभिषेक होता है। अब देखिए यहाँ पर हम इस प्रश्न की चर्चा भी कर लेते हैं। यहाँ क्या कहा गया है, तो देखिए, मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम से नहीं, अपितु तलवार के बल से। मुगल काल में तलवार ही सत्ता का प्रतीक थी। तलवार के बल पर ही उत्तराधिकार का निर्णय होता था। उत्तराधिकार के कोई सुस्पष्ट नियम नहीं थे। साथ ही शाहजहां के पुत्रों में दारा एवं शुजा के बाद औरंगजेब का क्रम तीसरा था। अतः कथन जो है वो सत्य है, लेकिन उसका कारण गलत था। अब ये जो पूरा संघर्ष हुआ इनमें उत्तराधिकार का, वो हमने आपको यहाँ पर बताया है, काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ये आप पूरा याद भी रखिए, कहानी के तौर पर आपको यहाँ पर ये बताया भी गया है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए किस तरह से। आप यहाँ पर देख सकते हैं औरंगजेब गद्दी पर बैठता है बादशाह बन के, और देखिए होता क्या है इसमें कि लोगों की भावनाएं जो है वो कहीं ना कहीं दारा शिकोह के साथ जुड़ी हुई थी। तो उन्हें तोड़ने के लिए औरंगजेब क्या करता है, उन्हें तोड़ने के लिए औरंगजेब मुसलमान जो होते हैं उनको भड़काता है कि देखो ये तो हिंदुओं की बात करता है, ये काफिर है इस्लाम का। और इस तरह से फिर लोग भी थोड़े थोड़े दारा के खिलाफ हो जाते हैं, औरंगजेब के साथ जुड़ते हैं, और औरंगजेब अपने आप को एक बादशाह के तौर पर स्थापित करता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? ऑप्शन है आपके पास, ए अकबर का, ऑप्शन बी दिया है जहांगीर का, ऑप्शन सी है शाहजहां का, या फिर ऑप्शन डी औरंगजेब का। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब का। तो देखिए औरंगजेब के 2 बार राज्याभिषेक होते हैं। यदि हम बात करें तो देखिए पहला राज्याभिषेक होता है इसका 1659 में आगरा में, अपना ये राज्याभिषेक कराता है, और दूसरा राज्याभिषेक होता है इसका 1660 दिल्ली में। और देखिए औरंगजेब का साथ इस पूरी जो लड़ाई होती है, या इसको बादशाह बनना चाहिए ऐसा ऐसे इसकी बहन भड़काती है, तो वो भी याद रखिएगा। वहीं से आप कह सकते हैं कि बुआएं जो है वो घर में कलेश करवाती आई हैं। देखिए यहाँ पर मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। उसका पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 21 जुलाई 1658 को हुआ। उसका दूसरा राज्याभिषेक 5 जून 1659 को हुआ, तथा अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी की उपाधि धारण कर वह मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ था। अगला प्रश्न है, धर्मत का युद्ध निम्न में से किन के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है ए मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, ऑप्शन बी दिया गया है बाबर तथा अफगान के बीच, ऑप्शन सी है आपके पास औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच, या फिर ऑप्शन डी अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठाओं के बीच। यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है, और अभी हम इसे पूरा अच्छे से डिटेल में डिस्कस करके आए भी हैं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। अब देखिए इसके बारे में हमने आपको पूरा बताया ही था। धर्मत का युद्ध 1658 में होता है। दारा और औरंगजेब और मुराद एक साथ होते हैं, इनके बीच में युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो है आपको फिर देखने को मिलता है कि यहाँ पर दारा की हार होती है। ये पहला युद्ध होता है। फिर इसके बाद में दोबारा सामूगढ़ में भी युद्ध होता है। दारा और औरंगजेब और मुराद एक साथ होते हैं, वहाँ पर इसकी स्पष्टतः दारा शिकोह की हार
हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं क्या चर्चा की गई है प्रश्न के बारे में। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थान पर अप्रैल 1658 में औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दारा शिकोह की तरफ से तथा मुराद ने औरंगजेब की तरफ से भाग लिया था। धर्मत युद्ध ने औरंगजेब की स्थिति को काफ़ी सुदृढ़ बना दिया एवं शाही सेना की पराजय से दारा शिकोह की दुर्बलता वहां पर प्रकट हुई थी। तो देखिए पहली बार यहाँ हराता है और अंतिम बार फिर दौराई का युद्ध होता है। वहां पर औरंगजेब दारा शिकोह को हराता है और उसका सर कलम करके अपने पिता के पास भेज देता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। युद्धों के नाम दिए हैं, पहला सरनाल का युद्ध, दूसरा है बिलग्राम का युद्ध, तीसरा धर्मत का युद्ध और चौथा जजाऊ का युद्ध। ऑप्शन है ए 2-1-3-4, ऑप्शन बी है 2-3-4-1, ऑप्शन सी दिया है 3-2-1-4 और ऑप्शन डी है आपके पास 3-1-2-4। देखिए यहाँ पर एक एक करके इन्हें देखते हैं युद्धों को। सबसे पहले आपके पास दिया गया है सरनाल का युद्ध। सरनाल का युद्ध जो है ये होता है आपके 1572 का ये युद्ध है, यानी कि अकबर के शासनकाल का युद्ध है। गुजरात पर ये युद्ध किया जाता है। फिर आपके पास यहाँ बिलग्राम का युद्ध दिया गया है। तो देखिए बिलग्राम का युद्ध हमने आपको बताया था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच 1540 में हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी जो है हुमायूं को पराजित कर देता है। उसके बाद आता है आपका धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध आता है? उसके बाद धर्मत का युद्ध, इसके बारे में अभी आपको डिटेल से बताया, 1658 में ये हुआ था। और फिर आता है आपके पास जजाऊ का युद्ध। जजाऊ का युद्ध जो है वो 1707 में हुआ था। औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद में ये युद्ध होता है उत्तराधिकार के लिए। बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच में यह युद्ध हुआ था। तो क्या क्रम बनता है आपके पास? सबसे पहले यहाँ पर आपके आएगा, देखिए यहाँ पर दूसरा, ये पहले नंबर पर, उसके बाद आपके पास आता है पहला, फिर धर्मत का युद्ध और फिर जजाऊ का युद्ध, यानी कि 2, 1, 3 और 4, ये आपका क्रम बनता है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए, 2, 1, 3, 4, ये आपका सही उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा भी कर लेते हैं। तो देखिएगा 1572 ईस्वी में सरनाल गुजरात का युद्ध अकबर के गुजरात अभियान के दौरान हुआ था, जिसमें अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना ने इब्राहिम मिर्जा को परास्त किया था। फिर देखिए 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में औरंगजेब की सेना ने दारा शिकोह की सेना को पराजित किया था। फिर जजाऊ का युद्ध, कौन सा? जजाऊ का युद्ध 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकार हेतु बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच हुआ था। तो देखिए ये इनका क्रम था। हमने भी आपको यही चीज़ें बताई, तो आपको अब अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास ए राजस्थान में, ऑप्शन बी दिया गया है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है गुजरात में और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। आरएएस प्रीलिम्स में आपसे पूछा गया है। और देखिए इसको हम एक क्वेश्चन में जब एक्सप्लेनेशन आपको बता रहे थे वहाँ पर यदि आपने ध्यान से सुना है तो ये आपको बताया भी गया। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। कहाँ? उज्जैन के पास मध्य प्रदेश में स्थित है आपके धर्मत, वहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए यहाँ पर घटनाएं दी गई हैं। पहला है देवराई की लड़ाई, दूसरा है बनारस के पास शुजा की पराजय, तीसरा है सामूगढ़ की लड़ाई और चौथा है धर्मत में विजय। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर पहले कूट देख लेते हैं हम, क्या दिया गया है ऑप्शंस में। ए पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। ऑप्शन बी है चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा। ऑप्शन सी है
दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला, और ऑप्शन डी दिया है तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। तो आइए अब एक एक करके इन घटनाओं को देखते हैं और इन्हें अब हम क्रम में जमाते हैं। तो देखिए पहली घटना है यहाँ पर देवराई की लड़ाई। तो देखिए देवराई या दौराई की जो हमने आपको लड़ाई बताई थी औरंगजेब और दारा के बीच में, अंतिम युद्ध होता है कब? 1659 में। कब हुई? 1659 में हुई। फिर आपके पास है बनारस के पास शुजा की पराजय। तो देखिए हमने आपको बताया था शुजा की पराजय कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपके खजुआ के युद्ध में। कब? 1658 में। कब हुई? तो देखिए यह होता है आपका 1658 में। फिर सामूगढ़ की लड़ाई। तो देखिए सामूगढ़ का युद्ध भी आपके 1658 में हुआ, और धर्मत का युद्ध भी 1658 में हुआ। अब यहाँ पर कई लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन इनमें से हमने आपको बताया था सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले इनमें से शुजा की पराजय होती है बनारस के पास। जो हमने बहादुरपुर की बात की थी, माफ़ कीजिएगा, ये बहादुरपुर में हुआ था। तो ये कहाँ? 1658 बहादुरपुर। तो देखिए सबसे पहले आपको यही बताया था हमने, पहला युद्ध हुआ था दारा और शाह शुजा के बीच में। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका 1 नंबर पर बनारस के पास शुजा की पराजय आएगी। फिर आपका धर्मत का युद्ध होता है जिसमें औरंगजेब भी आ जाता है। किसको लेकर? मुराद को लेकर। फिर इनके बीच में दोबारा युद्ध होता है सामूगढ़ में, तो वो आपका तीसरे नंबर पर। और फिर अंत में देवराई का युद्ध होता है। यानी कि क्या युग्म बना है? तो युग्म आपका बना क्या? सबसे पहले 2, फिर 4, फिर 3, फिर 1। 2 4 3 1। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 2 4 3 1, ये आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। ऑप्शन है आपके पास ए मुराद, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी दिया गया है दारा शिकोह, और ऑप्शन डी है सुलेमान शिकोह। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सुलेमान शिकोह। अब देखिए सुलेमान शिकोह कौन था? तो सुलेमान शिकोह जो है वो दारा शिकोह का पुत्र था। कौन था ये? तो देखिए दारा शिकोह का पुत्र जो था उसका नाम था सुलेमान शिकोह। जब ये भी औरंगजेब से पराजित हो जाता है तो ये श्रीनगर गढ़वाल में जाकर के पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण लेता है। किसके यहाँ? तो देखिए उस शासक का भी नाम याद रखिएगा, पृथ्वी सिंह के यहाँ जाकर के ये श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेता है। फिर बाद में क्या होता है? तो बाद में इसको गिरफ्तार किया जाता है और ग्वालियर के किले में कैद करके रखा जाता है और वहाँ पर इसकी हत्या करवा दी जाती है। देखिए यहाँ पर उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब से पराजित दारा शिकोह के पुत्र शहजादे सुलेमान शिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल के शासक पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ली थी, किंतु उसके उत्तराधिकारी मेदिनी सिंह ने उसे औरंगजेब को सौंप दिया। सुलेमान शिकोह को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया और वहाँ उसको अफीम खिलाकर मार डाला गया। तो देखिए वही चीज़ हम आपको ऊपर बता रहे थे कि ग्वालियर के किले में इसे कैद किया गया बाद में, और फिर इसकी हत्या वहाँ पर करवा दी गई थी। अगला प्रश्न है औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? ऑप्शन है आपके पास ए आजम ने, ऑप्शन बी दिया गया है अकबर ने, ऑप्शन सी है यहाँ पर मुअज्जम ने, और ऑप्शन डी आपके पास है काम बख्श ने। अब देखिए ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी अकबर ने। तो देखिए औरंगजेब का एक बेटा था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था मोहम्मद अकबर। वो जो है 1681 में विद्रोह करता है। कब विद्रोह किया गया था? 1681 में इसके द्वारा विद्रोह कर दिया गया था औरंगजेब के विरुद्ध। और जब ये विद्रोह करता है तो देखिए ये पाली में जाके, कहाँ विद्रोह करता है? नाडोल पाली में जाकर के ये विद्रोह करता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, एक तो नाडोल पाली में।
वहाँ जाकर के ये विद्रोह करता है। अजमेर के पास औरंगजेब और अकबर की सेना का आमना सामना होता है। फिर देखिए दूसरा फैक्ट इसमें क्या है कि अजमेर के पास सेनाओं का आमना सामना होता है। सेनाओं का क्या होता है अजमेर के पास? आमना सामना हो जाता है। फिर यदि हम बात करें कि उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद होता यह है कि औरंगजेब जो है वो अकबर का पीछा करता है और फिर अपनी दक्कन की नीति को भी जारी रखता है। यही अकबर कहाँ, शहजादा अकबर दक्कन में भी पहुंच जाता है। इसका पीछा करते हुए औरंगजेब दक्कन तक पहुंचता है और वहाँ भी इसकी ये नीति जारी रहती है। फिर ये जो अकबर है ये अंत में कहाँ चला जाता है? अकबर ये देखिए अंत में फारस भाग जाता है और वहीं इसकी मृत्यु हो जाती है। अंत में फारस चला जाता है। कहाँ चला जाता है? फारस चला जाता है। सबसे पहले राजस्थान के बाद ये जाता है दक्कन और दक्कन से निकल जाता है फारस और वहीं इसकी मृत्यु होती है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें, देखिएगा क्या कहा गया है यहाँ पर। औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 ईस्वी में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध से निराश हो गया था। उसे अपने पिता की धर्मांधता की नीति की सफलता में विश्वास ना था तथा विचारों से वह उदार व्यक्ति भी था। उसी अवसर पर मेवाड़ के राणा राज सिंह और राठौड़ नेता मारवाड़ के वीर दुर्गादास जी राठौड़ ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वह अपने को भारत का बादशाह घोषित कर दे तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सेनाएं उसकी सहायता करेंगी। दुर्गादास ने अकबर को अपने संरक्षण में रखा, राजपूताना तथा खानदेश की कठिन यात्रा की, मुगल सेना से उसकी रक्षा की और उसे शिवाजी के पुत्र संभाजी के दरबार में पहुंचाने में भी सफलता पाई थी। फिर 1681 ईस्वी में औरंगजेब स्वयं अकबर का पीछा करता हुआ दक्षिण भारत गया, किंतु अकबर फारस भाग गया और वहीं पर औरंगजेब के अंतिम काल में अकबर की मृत्यु हुई थी। यही पूरी कहानी हमने आपको बताई है। तो देखिए यदि आपसे पूछा जाए कि किन राजपूत राजाओं ने इसकी सहायता की, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को याद रखिए कि मेवाड़ के राणा राज सिंह जी जो थे, जो कि औरंगजेब के कट्टर विरोधी थे। राजस्थान हिस्ट्री में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि उन्होंने यह तक कह दिया था कि यदि औरंगजेब किसी भी हिंदू लड़की से शादी करने की इच्छा रखे तो वो मुझे बताएं, मैं उस लड़की से विवाह करूंगा। और उन्होंने इसके लिए युद्ध भी लड़े और मारवाड़ के कौन, वीर दुर्गादास राठौड़ जी भी थे इसमें शामिल। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि कब उसने विद्रोह किया और वह कहाँ कहाँ जाता है, कौन उसकी सहायता करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन है आपके पास ए दिलेर खां, ऑप्शन बी दिया गया है जय सिंह, ऑप्शन सी है जसवंत सिंह और ऑप्शन डी है आपके पास शाइस्ता खां। तो देखिए सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी जय सिंह। किसके साथ? तो जो जयपुर का शासक था जय सिंह, उसने 1665 ईस्वी में जो शिवाजी थे उनके साथ संधि पर साइन किए थे औरंगजेब के तरफ से। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए उसे जब युद्ध के लिए भेजा गया, औरंगजेब अपने दक्षिण भारत के अभियान पर था और बीजापुर और गोलकुंडा को वो जीतना चाहता था, जो उसने बाद में जीते भी। तो जब औरंगजेब इस बीजापुर को जीतना चाहता था 1686 में, तब उसे, माफ़ कीजिए उससे पहले, तब उसे यह मालूम होता है, जो जयसिंह उसकी सेना को लीड कर रहे थे, सेनापति थे, वो बताते हैं कि बिना इसके आप नहीं जीत सकते और जयसिंह को ही जो है औरंगजेब दक्कन का गवर्नर नियुक्त कर देता है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये याद रखिएगा, जयसिंह उस समय कौन थे? वे दक्कन के गवर्नर नियुक्त किए गए थे औरंगजेब के द्वारा। क्या थे? दक्कन के गवर्नर थे। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो 1665 ईस्वी के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी। जयसिंह कछवाहा शासक थे
जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। वह चतुर कूटनीतिज्ञ थे और उन्होंने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना अति आवश्यक है। अतः पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और राजगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि की। पुरंदर की यह संधि जून 1665 में हुई थी। इसके बारे में हम आगे और डिटेल से बात करेंगे, जब हम मराठा पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? ऑप्शन है आपके पास, ए अकबर को, ऑप्शन बी है औरंगजेब को, ऑप्शन सी दिया गया है शाहजहां को, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपके पास जहांगीर को। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब को जो है जिंदा पीर कहा जाता था। अब देखिए, यदि हम बात करें तो इसकी उपाधि कौन कौन सी थी? एक तो जिंदा पीर हो गई और एक इसकी उपाधि थी शाही दरवेश। क्या कहा जाता था इसे? देखिए, एक तो जिंदा पीर, अधिकतर लोगों को ये याद है, लेकिन दूसरी वाली भी याद रखिएगा, हो सकता है आपसे दूसरी ही पूछी जाए। दूसरी है शाही दरवेश। क्या है? दूसरी है शाही दरवेश। फिर इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखिए, ये बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था, इस्लाम में बहुत कट्टर व्यक्ति था और कुरान की प्रतियां लिखा करता था। उन्हें बेचकर, टोपियां बेचकर जो पैसा आता था उससे अपना जीवन यापन करता था। कभी जो शाही खजाने का पैसा है उसको अपने ऊपर खर्च नहीं करता था औरंगजेब। और कुरान जो है इसे बिल्कुल कंठस्थ याद था, इसलिए इसे हाकिज भी कहते थे। तो देखिए, एक चीज़ ये भी याद रखिए, औरंगजेब को क्या भी कहा जाता था? हाकिज भी कहा जाता था। ये आपसे पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। और क्यों? क्योंकि इसे कुरान कंठस्थ याद थी। इसका कारण क्या था? कुरान कंठस्थ याद थी, इसलिए इसे हाकिज भी कहा जाता था। तो ये पॉइंट आप जरूर एक यहाँ पर याद रखिएगा। ये आप, और इसका अधिकतर बचपन नूरजहां के पास बीता था। अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पहले इसकी यदि हम चर्चा करें तो औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था तथा वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़तापूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर कहा करते थे। अब देखिए, औरंगजेब को हम काफ़ी नेगेटिव मानते हैं, उसका कारण भी है, उसकी जो नीतियाँ थी वो काफ़ी नेगेटिव रहीं, जैसे उसकी धार्मिक जो नीति थी। इसके अलावा जो उसका दक्कन के प्रति जो रवैया रहा, जैसे उसने सबसे पहले क्या करता है, राजपूत राजाओं की जो मुगल या सल्तनत में तूती बोला करती थी, हमेशा सिपे सलाहर रहे, उनको वो अलग करके दक्कन के राजाओं को लाना चाहता है। लेकिन जब उसे ये रियलाइज़ होता है कि ये दक्कन वाले उतने लॉयल हैं नहीं जितने कि राजपूत राजा हैं मेवाड़ मारवाड़ के, फिर वो पलट जाता है, दक्कन पर आक्रमण करता है और कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से वो खेत रहता है, दोनों ही लोग उससे खिन्न हो जाते हैं। तो कई ऐसी नीतियाँ भी हैं, लेकिन कई उसके ऐसे कार्य भी थे। हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं। औरंगजेब के आप कह सकते हैं नेगेटिव पहलू ज़्यादा थे, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है आपके पास, ए बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी दिया है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी है आपके पास औरंगजेब, और ऑप्शन डी दिया है आदिल शाह। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? ऑप्शन है ए विलियम हॉकिंग्स, ऑप्शन बी दिया गया है थॉमस रो, ऑप्शन सी है आपके पास एंटोनिया मोन्सेराट, और ऑप्शन डी है पीटर मुंडी। अब देखिए, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो लेकिन यहाँ पर यदि आप देखें तो ये है आपका डिलीटेड क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इनमें से एक भी अंग्रेज यात्री जो है या विदेशी यात्री औरंगजेब के समय पर भारत में नहीं आया था। अब यहाँ पर यदि हम बात करें, जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, विलियम हॉकिंग्स दिया गया है। तो विलियम हॉकिंग्स हमने आपको बताया था, ये तो जहांगीर के समय पर आया था। फिर दिया गया है थॉमस रो, तो यह भी आपका जहांगीर के समय ही आया था। ये दो तो जहांगीर के समय आए। फिर यदि हम बात करें एंटोनियो
मोन्सेराट की, तो एंटोनियो मोन्सेराट ये हमने आपको बताया था अकबर के समय पर आया था। किसके समय? अकबर के समय ये आया था। और फिर पीटर मुंडी की यदि हम बात करें तो ये शाहजहां के समय पर। किसके समय? शाहजहां के समय पर ये भारत आया था। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं, इनमें आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा नहीं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? ऑप्शन है आपके पास, ए जहांगीर ने, ऑप्शन बी है औरंगजेब ने, ऑप्शन सी दिया गया है शाहजहां ने, या ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर ने। अब देखिए यह आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जिक्र हम आपसे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में भी कर चुके हैं, वहाँ भी आपको पूरी कहानी बताई थी। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। तो देखिए औरंगजेब पहला मुगल बादशाह था जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। इससे पहले हमने शाहजहां के बारे में बताया कि उसने बहुत मार लगाई थी। किसमें? तो उसने मार लगाई थी जो आपके यहाँ पर पुर्तगाली थे उनमें। उसके बाद जो है फिर जो अंग्रेज़ों का समय आता है, तो अंग्रेज़ों के समय पर देखिए क्या होता है कि एक अंग्रेज़ अधिकारी हुआ करता था जो काफ़ी परेशान किया करता था जो भी धार्मिक लोग होते थे, हज पर जाते थे उनको। तो यह बात जो है एक मुग़ल जो अधिकारी था उसने औरंगजेब को बताई कि बादशाह ऐसा ऐसा है और एक अंग्रेज़ अधिकारी है वो बहुत परेशान करता है। तो फिर क्या करता है यहाँ पर औरंगजेब जाता है, सभी अंग्रेज़ों को पीट पीट कर बाहर निकालता है, उनकी फैक्ट्रियों पर ताले लगा देता है और उन अंग्रेज़ों को गिरफ्तार करके रख देता है। बाद में जो है ब्रिटिश का जो राजा था वो माफ़ी पत्र भेजता है, उसके अलावा कंपनी माफ़ी लिख करके भेजती है, हर्जाना भरती है, उसके बाद औरंगजेब उन्हें छोड़ता है। तो देखिए उस इंसान में कितनी भी बुराई रही हो लेकिन उसने कांटे की टक्कर जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध ली थी और उन्हें घुटने पर ला के रख दिया था। ये आप कभी नकार नहीं सकते हैं इतिहास में। देखिए यहाँ पर मुग़लों का अंग्रेज़ से पहली बार संघर्ष 1686 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। मुग़ल गवर्नर शाइस्ता खान ने जाब चारनाक सहित अंग्रेज़ों को हुगली से खदेड़कर बाहर कर दिया था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वह थे। ऑप्शन है आपके पास, ए अहमदनगर एवं बीजापुर, ऑप्शन बी दिया गया है बीदर एवं बीजापुर, ऑप्शन सी है बीजापुर एवं गोलकुंडा, और ऑप्शन डी है गोलकुंडा एवं अहमदनगर। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बीजापुर एवं गोलकुंडा। औरंगजेब ने दक्षिण में इन दो राज्यों को विजयी किया था। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो बीजापुर जो है इसको औरंगजेब 1686 में जीतता है और गोलकुंडा को जो है 1687 में। बीजापुर और गोलकुंडा को, इन दोनों को जीतता है और उसके बाद इन दोनों का विलय जो है वो अपने मुग़ल साम्राज्य में कर लेता है। फिर यदि हम बात करें तो देखिए गोलकुंडा जो है इसके बारे में तो ऐसा भी कहा जाता है कि औरंगजेब ने जब इस किले को जीत लिया तो इस किले को सोने की चाबियों से खोला था। तो ये एक बात इसके बारे में फेमस है जिसे आपको याद रखना है। अब देखिए दक्कन का पूरा अभियान हम जानते हैं। दक्कन अभियान जो है वो औरंगजेब ने शाइस्ता खां को पहले दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया। प्रारंभ में जो शाइस्ता खां था वो शिवाजी को पराजित भी करने में सफल होता है, लेकिन 1663 में शिवाजी पुणे पर आक्रमण करते हैं और शाइस्ता खां को पराजित कर देते हैं। उसके बाद शाइस्ता खां जो है वहाँ से भाग लेता है और शिवाजी इसकी उंगलियों तक को काट देते हैं। बाद में औरंगजेब क्या करता है, जयसिंह को दक्कन का गवर्नर नियुक्त करता है और यही राजा जयसिंह आगे जाकर पुरंदर की संधि करता है और अंत में 1686 में देखिए बीजापुर पर और 1687 में गोलकुंडा पर जो है मुग़ल विजय होती है और वो फिर जा कर के इसे मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो यहाँ क्या कहा गया है, देखिएगा, जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया तो उसने गोलकुंडा एवं बीजापुर के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई थी। संभवतः उसने इन दोनों राज्यों को विध्वंस भी कर दिया होता, किंतु दारा शिकोह के परामर्श पर शाहजहां द्वारा भेजे आदेश के अनुसार 1656 ईस्वी में गोलकुंडा एवं 1657 में बीजापुर के विरुद्ध उसे युद्ध स्थगित कर संधि करनी पड़ी। बादशाह बनने के बाद उसने अपनी इस अधूरी योजना को पूरा किया
और गोलकुंडा को 1687 में एवं बीजापुर को 1686 में पराजित कर उन पर आधिपत्य स्थापित किया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला था जिस तरह अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था। तो ये कहानी हम आपको ऊपर भी बता ही रहे थे। अब देखिए, यदि हम देखें तो आपको एक प्रकार का अलग ही सनकीपना, या आप कह सकते हैं एक अलग ही जिद औरंगजेब में देखने को मिलती है कि दक्कन पर जो है मुझे कैसे भी कंट्रोल करना है। उसका सबसे बड़ा कारण जो था, वो कारण क्या था? तो देखिए, उसका कारण ये था कि औरंगजेब जो है वो दक्कन का 2 बार गवर्नर रहा था और वो ये चीज़ भी जानता था कि यार मुगल साम्राज्य जो है सब तरफ फैला हुआ है, सिर्फ दक्कन में नहीं है। तो उसे ये चीज़ बड़ी चुभती थी कि मुझे कैसे भी दक्कन को और मैं कंट्रोल कर लूँ तो मैं वो कर पाऊँगा जो मेरा कोई पुरखा नहीं कर पाया। जितने भी मुगल बादशाह रहे वो दक्कन को कंट्रोल में नहीं कर पाए। तो ये उसके दिमाग में था कि जब मेरा एक भी पूर्वज जो काम नहीं कर पाया वो मैं कर जाऊंगा तो मैं सबसे महान बादशाह कहलाऊंगा। और इसी जिद में जो है वो दक्कन की लड़ाई लड़ते रहता है। अब देखिए, यहाँ तक यदि हम बात करें तो होता क्या है कि उस समय मुगल दरबार में जितने भी बड़े बड़े मनसबदार थे वो कौन थे? वो राजस्थान के राजपूत राजा हुआ करते थे, उनको बड़ा स्थान दिया जाता था। औरंगजेब जब आता है तो वो क्या करता है? तो वो सोचता है कि यार दक्कन को लड़ाई करके तो जीता नहीं जा सकता, क्योंकि अपन लंबे समय तक वहाँ के गवर्नर रहे और अब हमको उसके हालात अच्छे से पता हैं। तो उसने कहा कि क्या किया जाए? तो वो एक काम करता है कि क्यों ना, अब जैसे यहाँ पर राजपूत राजाओं को अपन ने बना रखा है मनसबदार, दक्कन के राजाओं को बनाना चालू करते हैं जिससे वो अपने प्रति वफादार हो जाए। ऐसा वो करता भी है, राजपूत राजाओं की, राजस्थान के राजाओं की अनदेखी कर कर दक्कन के राजाओं को बनाना चालू कर देता है। लेकिन ये दाव उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि जो राजपूतों की उसके प्रति निष्ठा हुआ करती थी मुगल बादशाह के प्रति, उसको तो वो खो ही देता है, और जो दक्कन के राजा थे वो भी उसके प्रति इतने वफादार नहीं निकलते। फिर जब औरंगजेब को ये बात समझ में आती है तो वो उनके खिलाफ युद्ध करने चला जाता है और राजपूत राजाओं को पुनः अपने साथ लेता है। तो इस प्रकार से ये पूरी एक दक्कन के साथ में रिलेशनशिप रहता है औरंगजेब का। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की ने बीजापुर की विजय कब की थी? ऑप्शन है ए 1685 में, ऑप्शन बी है 1686, ऑप्शन सी 1687 या ऑप्शन डी 1684। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी 1686 में बीजापुर और 1687 में क्या? गोलकुंडा। क्या किया था? गोलकुंडा विजय उसने की थी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? ऑप्शन है आपके पास, ए अबुल हसन कुतुब शाह, ऑप्शन बी है सिकंदर आदिल शाह, ऑप्शन सी दिया है अली आदिल शाह द्वितीय, या ऑप्शन डी शाइस्ता खां। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए अबुल हसन कुतुब शाह उस समय गोलकुंडा का शासक या राजा हुआ करता था। देखिए यहाँ पर शाइस्ता खां कौन था? तो ये तो औरंगजेब का ही बनाया हुआ दक्कन का गवर्नर था। देखिए यहाँ पर लिख भी देते हैं इसके आगे, शाइस्ता खां ये भी दक्कन का गवर्नर रहा था। देखिएगा यहाँ पर 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा पर आधिपत्य किया। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला था जिस प्रकार अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था। तो यह बात तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट बस यही याद रखना है कि गोलकुंडा के किले पर जब औरंगजेब अधिकार करता है तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह हुआ करता था। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया मानचित्र निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन है ए 1601 में खानदेश विजय के समय अकबर का राज्य, ऑप्शन बी है 1605 में अकबर की मृत्यु के समय उसका राज्य, ऑप्शन सी दिया गया है हैदराबाद विजय के समय औरंगजेब का राज्य, या ऑप्शन डी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका राज्य। और ये आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए मैप वाले जो क्वेश्चन हैं
वो पहले भी आए हैं, और इन्हें कहाँ से आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं वो भी हमने आपको बताया है कि एनसीईआरटी की बुक्स में ये आपको सारे दिए गए हैं, तो वहाँ से आप इन्हें बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका राज्य, जिसमें आपको देखिए जो दक्कन वाला है गोलकोंडा और बीजापुर, वो भी आपको इसमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ऑप्शन है आपके पास, ए हुमायूं, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी दिया गया है और जहांगीर, और ऑप्शन डी है औरंगजेब। अब देखिए ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई लोग क्या होंगे यहाँ पर अकबर इसका आंसर कर देंगे जब भी धार्मिक उसकी बात आएगी, लेकिन वो उत्तर हो जाएगा गलत। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। अब कई लोगों के लिए बड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है, उन्हें लगे कि अरे ये क्या बात हो रही है, लेकिन ये वास्तविकता में सही है। औरंगजेब जो था उसने अपने समय में सर्वाधिक हिंदू सेनापति भर्ती किए थे। उसने जो राजपूत राजा थे राजस्थान के वो भी उसकी सेना में हुआ करते थे, और दक्कन के राजा जो हुआ करते थे वो भी उसकी सेना में शामिल थे, सेनापति थे। अकबर के और शाहजहां के काल में भी थे, लेकिन औरंगजेब के समय में सर्वाधिक हिंदू सेनापति मुगल सेना में थे। तो देखिए अब कई चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आप मानसिक धारणा अलग रखते हैं, लेकिन वहीं पर उनकी जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो काफ़ी अलग हैं। यहाँ पर अब इस पर चर्चा भी कर लेते हैं। देखिए क्या कहा गया है प्रश्न के बारे में। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। किसके शासनकाल के दौरान? औरंगजेब के। उसके काल के उत्तरार्ध में कुल सेनापतियों में 31.6% हिंदू थे, जिसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक थी। अकबर के काल में यह अनुपात 22.5% था, जबकि शाहजहां के काल में 22.4% था। तो देखिए ये एक काफ़ी सरप्राइजिंग फैक्ट होगा कई लोगों के लिए, लेकिन याद रखिएगा मैक्सिमम हिंदू सेनापति किसके शासनकाल में थे? औरंगजेब के। कितने? 31%, जिसमें से आधे से ज़्यादा मराठा थे। उसकी अपनी भी एक कहानी है जो हमने आपको बताई कि वो उनको मिलाना चाहता था इस तरीके से अपनी ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी उसका नाम है, ऑप्शन दिए गए हैं, ए अकबर, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी दिया है हुमायूं, और ऑप्शन डी शाहजहां। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब। अगला प्रश्न है, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं, ए अकबर, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी दिया है जहांगीर, और ऑप्शन डी है हुमायूं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब। अब देखिए औरंगजेब वह व्यक्ति था जिसने जजिया को पुनः प्रारंभ किया था। कब? तो 1679 में। कब किया था? 1679 में। अब यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी उसके बारे में, कि आखिर औरंगजेब की धार्मिक नीति क्या थी। देखिए यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं औरंगजेब की धार्मिक नीति की। तो देखिएगा, धार्मिक नीति। देखिए सबसे पहले औरंगजेब जो है वो बहुत अधिक धार्मिक प्रवृत्ति का एक व्यक्ति था। इसके बारे में पहली चीज़ याद रखिएगा कि ये कुरान की प्रतिलिपियाँ यानी उसकी कुरान की कॉपी बनाया करता था, फोटोकॉपी एक प्रकार से। क्या करता था? कुरान की प्रतिलिपियाँ बनाता था। दूसरी चीज, जजिया कर को इसने पुनः लागू किया, जिसे बादशाह अकबर ने ख़त्म किया था उसे इसने पुनः लागू किया। क्या किया था? जजिया को पुनः लागू। कब किया? तो वो हमने आपको अभी बताया ही था। कब किया था? तो जजिया को जो है ये पुनः लागू करता है 1679 में। ईयर ज़रूर याद रखिएगा किस वर्ष में। इसके अलावा इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद किया। दूसरी चीज, तीसरी क्या है? क्या करता है ये? सिक्कों पर कलमा जो होता है यानी कुरान की जो आयतें होती हैं, कलमा खुदवाना बंद करता है।
ये कार्य इसके द्वारा किया गया धार्मिक नीति के तहत। इसके अलावा यदि हम बात करें औरंगजेब और क्या करता है, तो जो ईरानी परंपरा थी जैसे नवरोज, ताजिया, झरोखा, इन सभी पर प्रतिबंध लगा देता है। चौथा पॉइंट क्या याद रखेंगे, ईरानी परंपराओं पर रोक। कौन कौन सी, तो देखिए एग्जाम्पल के लिए याद रखिए, क्या पता आपको एग्जाम्पल दे के ही पूछ ले, तो वहाँ पर याद रखिएगा। एक तो तुलादान हुआ करता था, दूसरा झरोखा दर्शन जो हुआ करते थे उस पर रोक लगा देता है, तीसरी चीज नवरोज पर, और फिर आपके ताजिया, इन चीज़ों पर ये बिल्कुल रोक लगा देता है। इसके अलावा फिर यदि हम बात करें तो पांचवी चीज़ क्या है, पांचवी चीज़ है कि ये तिलक प्रथा पर प्रतिबंध लगा देता है। तिलक लगाने पर क्या करता है, तिलक प्रथा पर बैन यानी कि प्रतिबंध लगा देता है। फिर यदि हम बात करें तो देखिए एक और अच्छा काम इसने किया वो भी कहा जाना चाहिए, तो सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाता है। सती प्रथा पर भी बैन लगा देता है औरंगजेब, तो देखिए तो अच्छा ही काम था। फिर इसके अलावा ये महिलाओं के मज़ारों पर प्रवेश करने पर रोक लगाता है। एक फैक्ट ये भी है, देखिए महिलाओं के मज़ार आने पर, मज़ार प्रवेश पर प्रतिबंध। फिर देखिए मंदिर तोड़वाने की तो नीति थी ही, तो उसे तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ इसके बारे में याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट है, धार्मिक नीति में इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे ज़रूर याद रखें कि मुसलमान जो हैं वो अपना धार्मिक और नैतिक आचरण सही से कर रहे हैं या नहीं, उसकी देखरेख के लिए इसने एक अधिकारी बनाया था, उसे कहते थे मुहतसिब। देखिए इसने क्या किया था, मुहतसिब नामक अधिकारी नियुक्त। क्या काम हुआ करता था इस अधिकारी का, तो इस अधिकारी का काम था मुसलमानों का धार्मिक व नैतिक आचरण की देखरेख। देखिए ये करता था मुसलमानों के धार्मिक व नैतिक आचरण की देखरेख, उसके लिए इसने ये अधिकारी बनवाया था। तो ये कुछ इसकी धार्मिक नीति के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। अब देखिए इसमें मुहतसिब क्या काम करता था, तो ये नज़र रखता था कि साहब इस्लाम में जैसे शराब पीना हराम माना गया है, तो कोई मुसलमान शराब तो नहीं पी रहा, इस प्रकार की चीज़ों का ये ध्यान रखा करता था। उसके लिए एक अलग से अधिकारी बनाया था, तो ये इसकी धार्मिक नीति है। अब आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ भी क्या कहा है, अकबर ने अपने शासनकाल में जजिया कर को समाप्त कर दिया था, किंतु औरंगजेब ने उसे 1679 ईस्वी में पुनर्जीवित कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है, ऑप्शन है आपके पास ए दारुल हर्ब, ऑप्शन बी है दारुल इस्लाम, ऑप्शन सी दिया गया है होली वॉर, या ऑप्शन डी जजिया। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी दारुल इस्लाम, यानी कि सब जगह क्या होना चाहिए, उसका ऐसा मानना था कि साहब हमें उदारता नहीं रखनी चाहिए, कट्टरता हमारे अंदर होनी चाहिए, और जो हमारे कानून हैं उनको हमें पूरी कठोरता से लागू करना चाहिए, और हमें जितने भी यहाँ पर गैर मुस्लिम चीज़ें हैं
जिन्हें दारुल हर्ब बोलते हैं, उनके विरुद्ध हमें धर्म युद्ध करना है, जिहाद करना है और इस्लाम का राज्य पूरे विश्व में स्थापित करना है। ऐसा औरंगजेब की मान्यता थी। अब देखिए यहाँ पर औरंगजेब जो है वो एक सुन्नी मुसलमान था। शिया सुन्नी दो प्रकार के मुस्लिम होते हैं। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। अब देखिए आप औरंगजेब को कुछ भी कह सकते हैं, कितनी भी गाली दें, लेकिन यह बात सत्य है। वो क्या करता था? टोपियाँ बुन बुन करके बेचा करता था। उनसे जब पैसा आता था उससे अपना खर्च चलाया करता था। और जब वो मरता है तो वो ये कह के जाता है कि मैंने जो कुछ कमाया है इन टोपियों से, 12 या 24 आने जो भी हैं मेरे पास, उनसे ही मेरी कब्र बनवा देना, उसमें एक पैसा अधिक नहीं लगना चाहिए। तो आप देखिएगा जितने भी मुगल बादशाह हैं सबके बड़े बड़े मकबरे हैं, सब चीज़ें, लेकिन औरंगजेब का जो मकबरा है या उसकी जो कब्र है वो ऐसी कब्र है जिसके ऊपर छत भी नहीं है, एकदम खुले में है। और उसने कहा कि उस पर बस एक सफ़ेद कपड़ा डाल देना, और वो पक्की भी नहीं है, मिट्टी की कब्र है। तो आप सोचिए, ये जो चीज़ अच्छी है किसी में वो अच्छी है, और जो खराबियां हैं वो उसमें खराबियां हैं। आगे देखते हैं। उदारदार के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। अब ये उसकी एक मजबूरी भी थी, क्योंकि वो अपने भाई दारा शिकोह के खिलाफ लोगों को यही कहकर भड़काता है कि साहब ये तो ये जो है काफिर है इस्लाम का, और मैं कट्टर हूँ, तो इसलिए जो है आप मेरा समर्थन करो। तो लोग उसका समर्थन भी कर देते हैं। लेकिन अंत में क्या होता है? अंत में जब उसे लगता है कि यार ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, पर उसकी मजबूरी है कि उसे उस पर रहना पड़ेगा। आगे देखिए। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों जिन्हें दारुल हर्ब कहते हैं उनके विरुद्ध धर्मयुद्ध यानी जिहाद करना चाहिए, जब तक कि वे इस्लाम के राज्य दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं होते। और ये जिहाद का जो मिसकंसेप्शन है वो आज भी आप देख ही रहे हैं, कुछ लोगों में कितना जहर भर देता है कि लोग अपने ही देश के लोगों को मार देते हैं, और वो ये भी नहीं सोचते कि जो मर रहे हैं उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। इस चीज़ को वो भूल जाते हैं। तो उनका ये धर्म युद्ध कितना खोखला और एक तरीके का ढोंग है, आप इसी से समझ सकते हैं। बूढ़े, बच्चे, जवान सभी मरते हैं। अगला प्रश्न है, बीबी का मकबरा निर्मित था। ऑप्शन है आपके पास, ए हुमायूं के द्वारा, ऑप्शन बी शाहजहां के द्वारा, ऑप्शन सी दिया है अकबर द्वितीय के द्वारा, और ऑप्शन डी है औरंगजेब के द्वारा। यह आपसे RAS प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। अब देखिए यहाँ पर सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब के द्वारा। तो देखिए बीवी का मकबरा जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया है? यह बनवाया गया है औरंगजेब के द्वारा। इसकी पत्नी थी, उसकी याद में औरंगाबाद में ये बनवाया गया है। तो देखिए बीवी का मकबरा कहाँ है? सबसे पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा, औरंगाबाद में है। अपनी बीवी की याद में जो है औरंगजेब इसे बनवाता है, इसीलिए इसे बीवी का मकबरा कहते हैं। अब यदि हम बात करें तो इसकी जो डिजाइन है ना वो एकदम ऐसी है जैसे कि ताजमहल बनाने की कोशिश की गई हो, लेकिन ये बिल्कुल भद्दा है ताजमहल के नाम पर, इसीलिए इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फूहड़ नकल कहते हैं इसे ताजमहल की। फिर देखिए यदि हम बात करें तो इसकी पत्नी का नाम क्या था जिसके नाम पर बीवी का मकबरा बना है? तो उसका नाम था राबिया उद दुरानी। क्या नाम था? राबिया उद दुरानी, इसके नाम पर ये इसके लिए बनवाया गया है। इसे दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साउथ का ताजमहल, या फिर आप वास्तविकता में कहें तो ताजमहल की फूहड़ नकल है बस, का ताजमहल इसे कहा जाता है। फिर इसके अलावा और क्या बनवाया औरंगजेब ने? तो औरंगजेब ने इसके अलावा देखिए बादशाही मस्जिद बनवाई। क्या बनवाया? तो औरंगजेब के द्वारा बादशाही मस्जिद बनवाई गई थी। कहाँ पर स्थित है बादशाही मस्जिद? तो यह स्थित है आपके लाहौर में। कहाँ है? लाहौर में। फिर और तो एक मोती मस्जिद, मोती मस्जिद कहाँ वाली बनवाई? तो देखिए औरंगजेब ने जो है मोती मस्जिद आपके बनवाई दिल्ली में। कहाँ बनवाई थी? दिल्ली में।
देखिए पूरा स्थापत्य वाला अलग से हम करेंगे क्वेश्चन, एक चैप्टर, वहाँ पे आपसे इसके बारे में बात की जाएगी, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि किसने क्या क्या बनवाया था, क्या क्या चीज़ें थी, उन सभी पर हम डिटेल में बात करेंगे। अब यहाँ पर यदि हम इस प्रश्न की चर्चा करें तो देखिए क्या कहा गया है। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण करवाया था। इसे ही बीवी का मकबरा भी कहा जाता है। इसकी स्थापत्य कला शैली सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित है, अतः इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। किंतु ताजमहल की तुलना में यह मकबरा कम सुंदर है, कम या बिल्कुल ही भद्दा है। ऐसी मान्यता है कि इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में उसके पुत्र आजम शाह के निर्देशन में हुआ था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? ऑप्शन है ए अनारकली का मकबरा, ऑप्शन बी एतमाद-उद-दौला का मकबरा, ऑप्शन सी दिया है राबिया उद दौरानी का मकबरा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, राबिया उद दौरानी का मकबरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? ऑप्शन है ए जहां आरा, ऑप्शन बी है रोशन आरा, ऑप्शन सी दिया गया है गौहर आरा, या ऑप्शन नंबर डी मेहरुन निसा। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मेहरुन निसा जो है वो औरंगजेब की पुत्री थी। अब यदि हम बात करें तो जहां आरा और रोशन आरा जो हैं ये कौन थी? ये औरंगजेब की बहन हुआ करती थी। ये कौन थी? ये औरंगजेब की बहन थी, और रोशन आरा ये भी औरंगजेब की बहन थी। और इसकी जो अन्य और भी बहनें थी, इन सभी ने चारों भाइयों में से एक एक भाई को पकड़ा हुआ था और इनको आपस में ये लड़ाती रहती थी। जो हर घर की बुआओं का काम है वही ये करती थी, इसीलिए ये पूरा उत्तराधिकार का युद्ध भी हुआ। देखिए यहाँ पर मेहरुन निसा औरंगजेब की पुत्री थी। इसके अतिरिक्त जहां आरा, रोशन आरा तथा गौहर आरा औरंगजेब की बहन तथा शाहजहां की पुत्रियां थीं। गौहर आरा भी कौन थी? देखिए यह भी इसकी बहन थी। औरंगजेब की अन्य पुत्रियों में जेबुन्निसा, जेतुन्निसा, बदरुन्निसा और जुबतुन्निसा भी शामिल थी। अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब ने किसको साहिबात उस जमानी की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन है आपके पास ए शादुस्ता खान को, ऑप्शन बी है अमीन खान को, ऑप्शन सी दिया गया है जहां आरा को, या ऑप्शन डी रोशन आरा को। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जहां आरा को। औरंगजेब ने साहिबात उस जमानी की उपाधि किसे दी थी? तो वो दी थी उसने जहां आरा को। अब देखिए यहां पर यदि हम बात करें तो ये औरंगजेब की बड़ी बहन थी, और जब उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था तो ये औरंगजेब का साथ देती है। देखिए यहाँ पर औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उस जमानी की उपाधि प्रदान की थी। जहां आरा सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज़ महल की सबसे बड़ी बेटी थी। वह अपने पिता के उत्तराधिकारी और छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की भी बड़ी बहन थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास ए अकबर के शासनकाल से, ऑप्शन बी है जहांगीर के से, ऑप्शन सी दिया है शाहजहां के शासनकाल से, और ऑप्शन डी है औरंगजेब के शासनकाल से। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब के शासनकाल से। संत रामदास कहाँ के थे? तो देखिए ये थे आपके महाराष्ट्र के। कहाँ के संत हुआ करते थे? महाराष्ट्र के ये संत हुआ करते थे। काफ़ी महान संत थे, और औरंगजेब जो है के काल में इनकी काफ़ी प्रसिद्धि उस समय हुई थी। और ये कौन थे? आगे यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पर संत रामदास अथवा समर्थ रामदास, दो नाम से आ सकता है, समर्थ रामदास और संत रामदास। महाराष्ट्र के महान संत थे। इनका जन्म 1608 ईस्वी में हुआ था। ये मुगल शासक जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। इनकी प्रसिद्धि औरंगजेब के काल में अधिक होने के कारण इस प्रश्न का सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर औरंगजेब को माना गया है। और गुरु रामदास जो थे वो सिख संप्रदाय के चौथे गुरु थे, जो कि अकबर के समकालीन थे। और अकबर उन्हें क्या देता है? जो गोल्डन टेम्पल आज बना हुआ है उसके लिए जमीन भी दान में देता है। अगला प्रश्न है,
दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था? ऑप्शन है आपके पास, ए अकबर ने, ऑप्शन बी है जहांगीर ने, ऑप्शन सी दिया गया है शाहजहां ने, या ऑप्शन डी औरंगजेब ने। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब ने। ये हमने आपको बताया अभी शुरुआत एक प्रश्न में कि कौन कौन सी इमारतों का निर्माण जो है औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। तो देखिए लाल किले के अंदर ही इसने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था जिसे मोती मस्जिद के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो दिल्ली के लाल किले परिसर के अंदर औरंगजेब ने संगमरमर की एक मस्जिद मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, क्योंकि शाहजहां ने अपनी योजना के अनुसार किले के अंदर मस्जिद निर्माण न करवाकर किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अतः औरंगजेब ने किले के अंदर ही मस्जिद की आवश्यकता का अनुभव कर मोती मस्जिद का वहाँ पर निर्माण करवा दिया था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है इसके बारे में, औरंगजेब के बारे में। अब देखिए यहाँ पर हमने औरंगजेब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके पूरे कर लिए हैं। अब एक बार हम चर्चा करेंगे देखिए यहाँ पर किसकी, तो औरंगजेब के समय पर हुए कुछ विद्रोहों की, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए उनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर थे नहीं, इसलिए हम उनको यहाँ पर अलग से ही डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन उन्हें डिस्कस करना भी जरूरी है। पहला विद्रोह आता है छत्रसाल बुंदेला का विद्रोह। किसका है? पहला विद्रोह आता है छत्रसाल बुंदेला का विद्रोह। देखिए छत्रसाल बुंदेला का विद्रोह, इसके बारे में यदि हम बात करें तो यदि हम कहें कि ये प्रारंभ किसने किया, तो देखिए इस विद्रोह की जो शुरुआत है वो की गई थी किसके द्वारा? चंपत राय के द्वारा। किसके द्वारा? चंपत राय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। छत्रसाल जो है इसे जारी रखता है। और ये ओरछा जो क्षेत्र है, क्षेत्र कौन सा था? तो देखिए छत्रसालों की राजधानी हुआ करती थी ओरछा। उस क्षेत्र में ये आपका पूरा विद्रोह हुआ था। फिर दूसरा औरंगजेब के समय पर होता है एक सतनामी विद्रोह। कौन सा? सतनामी विद्रोह होता है। कहाँ पर हुआ? यदि क्षेत्र की बात करें सबसे पहले किस क्षेत्र में हुआ, तो ये होता है आपके देखिए जो नारनौल वाला हरियाणा का नारनौल है उस क्षेत्र में। कहाँ पर? तो देखिए ये होता है नारनौल हरियाणा में, वहाँ पर आपका ये विद्रोह होता है। इसके अलावा आप इसे सतनामी या फिर इसका एक और नाम याद रखिए मुंडिया विद्रोह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंडिया विद्रोह भी इसे कहा जाता है। तो इसके ये दो नाम हैं, याद रखिएगा। क्षेत्र आपको बता ही दिया गया है। और फिर यदि हम बात करें तो तीसरा मारवाड़ का विद्रोह चलता है। मारवाड़ विद्रोह जो कि आपके लगभग कितने, जो कि आपको लगभग देखने को मिलेगा 30 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 30 वर्ष तक ये विद्रोह चलता रहता है, जो हम आपको काफ़ी डिटेल में बता ही चुके हैं राजस्थान हिस्ट्री में। फिर एक इसके समय पर जाट किसानों का विद्रोह होता है। किसका? देखिए जाट किसानों का विद्रोह। फिर उसके अलावा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर होता है। तो देखिए नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में भी विद्रोह होता है औरंगजेब के समय। इसके अलावा सिख विद्रोह भी इम्पोर्टेंट है। देखिए अब ये वाला जरूर ध्यान रखें। कौन सा विद्रोह? तो सिख विद्रोह जो है वो भी औरंगजेब के समय होता है। क्यों होता है? क्योंकि औरंगजेब जो है वो क्या करता है, कारण क्या था? तो देखिए जो सिखों के 9वें गुरु थे, कौन थे सिखों के 9वें गुरु? तो वो थे गुरु तेग बहादुर।
गुरु तेग बहादुर को जो है औरंगजेब क्या दे देता है, मृत्युदंड। इसलिए फिर क्या करते हैं, सिख भी वहां पर विद्रोह पर उतर आते हैं। और गुरु तेग बहादुर जी के बारे में कहा जाता है कि सिर दे दिया लेकिन अपना सार नहीं दिया। फिर जो तेग बहादुर जी के अनुयायी थे उन्होंने शीशगंज गुरुद्वारा बनवाया उनकी याद में। उसके अलावा एक फिर अंत में आपको हमने जो याद रखना है विद्रोह, तो वो आपको शुरुआत में ही बता दिया था, शहजादे अकबर का विद्रोह। ये आपको कुछ इम्पोर्टेंट विद्रोह हैं जो कि किसके समय हुए, औरंगजेब के समय, इनके बारे में आपको याद रखना है। तो देखिए हमने आज की क्लास में औरंगजेब को भी पूरा कर लिया है और इसी के साथ आपके मुगल काल के जो प्रमुख बादशाह हैं वे सभी पूरे कर लिए गए हैं। अगली क्लास में हम आपकी चर्चा करेंगे नए चैप्टर पर और वहाँ हम बात करेंगे आपसे किसके ऊपर, मुगल कालीन जो प्रशासन था उसके ऊपर हम पूरी चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में अपने नए चैप्टर के साथ।